हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, एक बारी सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले फर्स्ट बुक से रिलेटेड वो सारे फार्मूले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जिनको लेकर आप लोग थोड़ा बहुत घबराते हो, सुमित सर बड़ी चिंता हो रही। तो आज बेटा वो क्विक रिवीजन करेंगे फर्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों का। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आज अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो आप लोग। इसके बाद सेकंड बुक के फार्मूले पे भी चर्चा करेंगे। नजर स्क्रीन पर रखिएगा, नजरें इधर उधर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर से एक बात कह रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा एग्जाम में उतना आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से रिवाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं संबंध एवं फलन से। संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं। संबंध क्या होता है बेटा? संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणनफल का क्या होता है बेटा? उपसमुच्चय होता है। लेकिन बेटा हम लोग जो क्लास 12th में संबंध पढ़ते हैं वो क्या होता है? समुच्चय ए की मैपिंग ए से ही होती है, ये ए की मैपिंग बी से है। और 12 में क्या पढ़ा है हमने? ए की मैपिंग ए से ही होती है। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? समुच्चय ए क्रॉस ए, मतलब इस वाले कार्तीय गुणनफल का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो शुरुआत करते बेटा। संबंध हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं बेटा क्लास 12th में। कौन कौन से पढ़े हैं बेटा? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पढ़ा है जिसको हम लोग स्वातुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वातुल्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं बेटा हम लोग अंग्रेजी में? इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ये कहता है बेटा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में बेटा जितने भी अवयव हैं वो सभी अपने आप से स्वयं से संबंधित होने चाहिए। अगर समुच्चय ए का सभी अवयव स्वयं से संबंधित है तो वो स्वातुल्य है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा संबंध हमने क्या पढ़ा है? सममित पढ़ा है। सममित क्या कहता है बेटा? अंग्रेजी में इसको सिमेट्रिक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ये कहता है कि अगर ए और बी के अवयव हैं, तो अगर ये कहता है कि अगर ए कामा बी आर में है, बेटा अगर ये आर में होगा तब की बात कर रहा है। यदि ए बी आर में है तब बेटा इसका उल्टा बी कामा ए आर में होना चाहिए। अगर बेटा ए बी आर में है और बी ए आर में है बेटा, तो ये क्या हो जाता है? सम्मित संबंध हो जाता है। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट है संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या पढ़ा है हमने बेटा? संक्रामक संबंध कहता है बेटा जिसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव हमसे कहता है कि अगर ये 3 एलिमेंट्स ले लो समुच्चय ए के, ये कह रहा है अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। ओ माय गॉड, कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, कह रहा है तब बेटा क्या कह रहा है? तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो वो संक्रामक है, अदरवाइज वो संक्रामक नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा। आगे 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 क्या है बेटा? जरा आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अगली कहानी आप सभी से चर्चा करूं तो अगली कहानी हमारी क्या है? अगली कहानी ये है बेटा संबंध। तो सबसे पहले संबंध के बाद फलन पे आते हैं बेटा। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संबंध बेटा स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो जाए, अगर कोई ऐसा संबंध है जो स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं हम लोग फलन की। फलन क्या है बेटा? अंग्रेजी में हम लोग फलन को फंक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंग्रेजी में इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन बेटा इस तरह से होता है। कैसे होता है? एफ सच दैट ए से बी, इस तरह लिखा होता है। और बेटा ये तभी फंक्शन होगा, ध्यान से सुनना, इसको हम लोग प्रांत कहते हैं और इसको बेटा हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो फंक्शन क्या होता है बेटा? कि ये जो हमारा प्रांत है इसके प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा, प्रांत में जितने भी अवयव हैं, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब यहां पर जितने भी हैं बेटा सबके एक प्रतिबिंब यहां पर होने चाहिए। बात समझ गए? क्लियर है इतनी सी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां पर कह रहा है संबंध क्या है बेटा? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब बेटा यहां पर कोई भी इमेज, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। और दूसरी बात बेटा, एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक की एक होनी चाहिए। तो वो संबंध है, वो फलन है। अब हमें फलन कितने प्रकार के पढ़ने बेटा? हमें बेसिकली 2 तरह के फलन पढ़ने, एक एकैकी और दूसरा आच्छादक। ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं। एकैकी के बारे में भी बताने वाला हूं जिसको हम लोग बेटा 1-1 कहते हैं, और दूसरा बेटा हम लोग आच्छादक के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम लोग आंटू कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहु एकैकी के बारे में क्या ख्याल है, अंताक्षेपी? बेटा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है बेटा? ये जो एकैकी है, जो फलन बेटा एकैकी नहीं होगा बहु एकैकी हो जाएगा, जो आच्छादक नहीं वो अंताक्षेपी हो जाएगा। सिलेबस में इन दोनों की चर्चा है। एकैकी की, एकैकी कहता है बेटा कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, ध्यान से सुनना, जैसे 1 2 3 है और यहां पर ए बी सी डी जो भी हो, कह रहा है समुच्चय ए के
प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में मतलब सह प्रांत में एक प्रतिबिंब हो और अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब बेटा ये कह रहा है कि अगर 1 की इमेज ए है या 3 की इमेज सी है तो किसी दूसरे की इमेज सी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर दो लोगों की सेम इमेज हो गई, अगर दो लोगों की बेटा सेम इमेज हो गई तो ये इमेज अब यूनिक नहीं रह गई, क्योंकि अब ये दो लोगों के पास है। अगर एक के पास रहेगी तो यूनिक है। तो बेटा ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी क्या होनी चाहिए बेटा, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ गए बेटा एकैकी क्या है। और एकैकी का जो स्टेप है याद रखना बेटा, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर फंक्शन एफ ए से बी गया है, ए से बी गया है, तो अपन क्या करते हैं x1 और x2 ए से मान लेते हैं। कहां से बेटा, यहां से इसको निकालने के स्टेप हैं। और फिर fx1 बराबर fx2 दिखाते हैं बेटा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि x1 बराबर x2 आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, एकैकी कह देते हैं। बात करते हैं आंटू अर्थात आच्छादक की। इसमें क्या होता है बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर ये जो सह प्रांत है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखो, यहां डी छूट गया ना तो ये आच्छादक नहीं है। ये कह रहे हैं यहां कोई नहीं छूटना चाहिए। मतलब साफ है कि ये जो बेटा सह प्रांत है ये परिसर हो जाए। सह प्रांत क्या हो जाए बेटा, परिसर हो जाए। ये बहुत प्यारी सी डिफिनेशन है। आप कह दो कि अगर सहप्रांत परिसर हो गया तो उस केसेस में वो आच्छादक हो जाएगा। ये क्या कहता है बेटा, जैसे fx बराबर कोई वैल्यू दी हुई है तो fx को y मान लो बेटा। अगर प्रत्येक x के लिए मतलब प्रत्येक y के लिए fx है, मतलब यहां ये जितने दिए हुए हैं सबके लिए एक वैल्यू है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे चलते हैं बेटा, अब अगली थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे फर्स्ट बुक पे बेटा हमें इन्हीं चीजों पे चर्चा करनी थी। फर्स्ट बुक में बेटा संबंध पढ़ना है, दूसरा हमें फलन पढ़ना है। इसके बाद बेटा हम लोग आगे चलेंगे और अगली कहानी है हमारा दूसरा चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या नाम है इसका बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर है बेटा सभी को, यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे चले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ लेके चलूं या नो, जल्दी से कमेंट कर दो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की तरफ लेके चलता हूं तो सबसे पहले बेटा जो इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। सभी लोग इसको ध्यान से देख लो, ये चार्ट पेपर। ये मैंने क्या बनवाया है, ये मैंने पहले साइन कॉस टैन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी इनवर्स का नहीं बनाया, मैंने पहले साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और ये कॉट का बनाया है बेटा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। फिर हम लोग इनवर्स की तरफ जाएंगे। साइन का बेटा प्रांत रियल नंबर है, परिसर क्या है -1 से 1। समझ गया बेटा। कोसाइन का भी जो प्रांत है जिसको डोमेन कहते हैं आर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा इसका साइन कॉस टैन का है। इसके बाद जो मैंने बनवाया है वो इनवर्स का बनाया है बेटा मैंने। ये ध्यान से देखना, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है, मुख्य शाखा -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है, 0 से पाई। टैन इनवर्स का आर -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स का बेटा आर -1 -1 से 1 -π/2 π/2 से -0 हटा दो बेटा। तो ये इनवर्स का है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसको याद करने की बहुत प्रॉपर सी ट्रिक है बेटा। इसको 3-3 के सेट पे डिवाइड कर दो ऐसे। बेटा इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो 3 के सेट पे डिवाइड कर दो। एक क्या ले लो बेटा, ये प्रांत ले लो जिसको डोमेन कहते हैं, प्रांत ले लो जिसको डोमेन कहते हैं, और बेटा इसको परिसर ले लो जिसको रेंज कहते हैं। परिसर जिसको अपन क्या कहते हैं, रेंज। अब बेटा यहां पर ले लो साइन इनवर्स। इधर साइन इनवर्स की टीम, दो टीम ले लो, एक साइन इनवर्स की टीम ले लो, एक कॉसेक इनवर्स की टीम ले लो, एक टैन इनवर्स की टीम ले लो। ये ले लिया बेटा। इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके प्रांत साइन इनवर्स के प्रांत पे चर्चा करूं तो अब इस पर देखो प्रांत और परिसर। यहां पर बेटा सेम चीज हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और क्या ले ले, कॉट इनवर्स। ये 3 टीम को ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सेम चीजें बेटा यहां पे भी रहेंगी। ये बेटा इसका प्रांत होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। हमें पता है साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 है, और सेम जो साइन इनवर्स का लिख रहे हैं कॉस इनवर्स का लिख लो, -1 से 1 है। वाह क्या बात है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सेम बेटा आप टैन इनवर्स का देख लो, इधर देख लो। टैन इनवर्स का क्या करेंगे, आर। अच्छा है, इसका भी आर है। वाओ, इस पर आ जाओ। आर से -1 से 1, इसका क्या है बेटा, आर -1 से 1। देख रहे कितना सिंपल सी बात। देखो ये जो आपको याद करने में परेशानी होती है, देखो कॉस इनवर्स का प्रांत आर -1, देखो कितने आसानी से आप यहां समझ पा रहे, कितने इजीली आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद और ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके परिसर पे जाऊं, -π/2 से π/2 है, और ये देखो -π/2 से π/2 है। सेम टू सेम बेटा कॉसेक के साथ उतार दो, सेम टू सेम। ये लो
जैसा साइन का लिखा था वैसे कॉसेक का लिख दो, बस जीरो हटा दो। वाह क्या बात है। सेम टू सेम यहां उतार दो, बस ब्रैकेट चेंज कर दो। वाह क्या बात है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, झंझट ही खत्म। इधर आ जाओ, इधर इसका जीरो से पाई, जीरो से पाई, सेम टू सेम उतार लो नीचे, जीरो से पाई। वाह, यहां से बेटा 90 डिग्री हटा दो। वाह, ये क्लोज मिडिल। आगे चलते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर ओ भाई यही ले लो, बस ब्रैकेट बदल दो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर, कितना प्यारा, देखो कितना इजी है। देखो देखो तो सेम टू सेम, सेम टू सेम। देखो जीरो से पाई, जीरो से पाई बाई टू, सेक इनवर्स के लिए देखो ना, कॉसेक इनवर्स के लिए सेम टू सेम है, एकदम इजी है बेटा। इस पर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा तीसरा चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं आप व्यू। किस पर आने वाले अब हम लोग? आप व्यू पे आने वाले, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो बेटा आप व्यू क्या होती है? संख्याओं के आयताकार क्रम विनिमय को आप व्यू मैट्रिक्स कहते हैं। माना कुल संख्या mn है, ध्यान से समझ में आ गया। अगर कुल संख्या mn है तो बेटा ये m क्रॉस n का क्या बन जाएगा? हो आप व्यू बन जाएगा, यही कोटि होगी उसकी। आगे चलते बेटा आप व्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा इसकी बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? इसके जो रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। इसके आगे चलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। आयताकार आप व्यू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है बेटा? इसके पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है। इसके आगे चलते हैं बेटा हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? आप ध्यान से समझना, रो मैट्रिक्स क्या है? रो मतलब बेटा पंक्ति, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। बेटा जिसमें केवल एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आप व्यू कहलाएगा। बात समझ पा रहे? जिसमें केवल एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आप व्यू है। जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आप व्यू है। जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आप। इसमें कितनी पंक्ति? एक दो तीन, तीन पंक्तियां, स्तंभ कितने? एक। समझ गए? क्लियर है बात? वैसे ही बेटा यहां पर ध्यान से देखो, एक पंक्ति है, स्तंभ कितने? तीन, तो 1 क्रॉस 3 कर दो। समझ गए? तो जिसके पास एक पंक्ति है वो पंक्ति आप व्यू, जिसके पास एक स्तंभ है वो स्तंभ आप व्यू। इसके आगे की अगर मैं चर्चा करूं, विकर्ण आप व्यू, डायगोनल। बेटा हम लोग प्री डायगोनल की बात, ये हमारा प्री डायगोनल होता है, ठीक है। हम पास्ट डायगोनल नहीं लेंगे, हम प्री डायगोनल लेंगे। तो ये क्या कहता है बेटा? प्री डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो होने चाहिए। जैसे ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखो ये प्री डाय, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। समझ पा रहे? समझ पा रहे? प्री डायगोनल, प्री डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। ये केवल वर्ग आप व्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी के लिए नहीं। आगे चलते हैं बेटा, अगला अदिश आप व्यू। देखो ये उसी की तरह है, ये उसी की तरह है, इसमें भी वही कहानियां चलेंगी। जैसे 3 क्रॉस 3 ले लें तो यहां का जो बेटा जो प्री डायगोनल है वहां के सारे एलिमेंट सेम होंगे। सारे एलिमेंट्स अगर सेम है, देखो वही नियम है कि प्री डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो हो। नियम बदल एक गया, केवल सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। और वहां पे एलिमेंट सेम होने की कोई कंडीशन नहीं थी, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते थे, यहां सेम होंगे। इसके बाद बेटा एक आता है तत्समक, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये इसके नाम है, कंफ्यूज मत होना, इसको इकाई भी कहते हैं, तत्समक भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? सेम वही नियम इसका भी है, बस अंतर क्या है कि इसमें बेटा ये जो विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? 1 1 1 1 1 1। समझ गए बेटा? क्लियर है? अब मैं आपको यहां पर इसको प्रॉपरली समझाना चाहता हूं। बेटा मैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। बेटा यहां पर मैं विकर्ण बता रहा हूं, यहां पे बेटा मैं सदिश बता रहा हूं। ध्यान सुनना, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? विकर्ण की। यहां पर ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या क्या बता चुका हूं? इकाई तत्समक हो गया। चलो यहां पे विकर्ण, यहां पे बेटा अदिश, और यहां पर किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? तत्समक, जिसको इकाई कहते हैं, ठीक है, तत्समक। चलो बेटा आगे आ जाओ। अब दोनों में अंतर देखना, ध्यान से समझना। बेटा यहां क्या है? यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। 0 0, ये बेटा 0 है, ये ए है, ठीक है, 0 B 0 0 0 C। यहां पे जो एलिमेंट्स है डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है? यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। ध्यान से समझना दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहां पे जो एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। और यहां पे जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो 1 1 होंगे। क्लियर है? यस या नो? क्लियर आ रहा है बात समझ में? ये अब आपको बताऊं, जो तत्समक आव्यूह होता है, तत्समक को बेटा हम अदिश भी कह सकते हैं, विकर्ण भी कह सकते हैं। तत्समक को, अदिश को बेटा हम लोग विकर्ण भी कह सकते हैं, विकर्ण को लेकिन कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ विकर्ण ही कहेंगे। ध्यान समझना, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बेटा? यस या नो जल्दी से कमेंट कर दो। समझ में आ गई बात? चलो इसके बाद जीरो मैट्रिक्स है। इसके बाद बेटा क्या आ गई? जीरो मैट्रिक्स है, जिसके सारे अवयव जीरो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम चले, तुल्यता कंपरेबल मैट्रिक्स होती है बेटा। कंपरेबल मैट्रिक्स पे अगर हम लोग चर्चा करें, एक ही कोटि के दो आव्यूहों को तुल्य आव्यूह कह सकते हैं बेटा, कंपरेबल मैट्रिक्स।
दो ऐसी मैट्रिक्सेस जिनके ऑर्डर सेम हो, उनको कंपेयर किया जा सके। जैसे बेटा आप क्लास 12 की हो तो कंपैरिजन आपका अच्छा हो सकता है। मान लो आप 12 में हो और आपका दोस्त 11 में, कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा अगली कहानी पे। अगर मैं समान अवयव, अगर बेटा ये दोनों अवयव एक ही कोटि के हो, अवयव ए और बी के संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो भैया अच्छी बात है, कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, अवयव की संक्रियाएं होती हैं जिसमें योग होता है, ऋणात्मक अवयव होते हैं, ये सारी चीजें होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं अगली कहानी पर। अगर मैं आपको लेकर आऊं और आपसे जरूरी बात करूं, अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त क्या कहता है? इसके पंक्ति को स्तंभ बना दो, मतलब पंक्ति और स्तंभों को आपस में अदला बदली। सिंपल सा नियम याद रखो, पंक्ति को स्तंभ बना दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और इसकी कोटि क्या है बेटा? m क्रॉस n, तो इसका जो ट्रांसपोज, जो इसका परिवर्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? n क्रॉस m हो जाएगा। क्लियर है? मतलब बेटा एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 6 हो, तो जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। यस या नो? यही इसका परिवर्त है। इसके आगे की कहानी अगर मैं बताऊं, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। इसी सममित अवयव कहता है अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और ए ही आ जाए, मतलब किसी का परिवर्त करने से कोई फर्क ना पड़े। आगे चलते बेटा, विषम सममित अवयव, किसी का ट्रांसपोज करूं उसका निगेटिव आ जाए। समझ गए बेटा? विषम सममित अवयव। इसके आगे चलते बेटा, सममित एवं विषम अवयव के गुणधर्म। बेटा अगर मैं किसी एक वर्ग अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ूं तो मुझे सममित अवयव मिल जाएगा, घटा दूं तो विषम सममित मिल जाएगा। क्लियर है? और एक वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अगर ये अवयव है बेटा तो इसको मैं ये सममित है, ये क्या है? ये सममित, और ये विषम सममित के योग के रूप में लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा? यही फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते बेटा, पूरा रिवाइज करा दूंगा। बात करते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट की। बेटा डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? एन कोटि के अवयव। बेटा अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? ये वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है जिसको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं। क्लियर बेटा? डिटर्मिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी सी हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जरा मैं आता हूं। एक मिनट, ये मैं कहां पहुंच गया? एक सेकंड का समय देना सब लोग। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट इसका मिस कर रहा है। एक पॉइंट कौन सा मिस कर रहा है? चलो आते बेटा। इसमें अगर मुझे 3 बिंदु दिए हो, अगर जैसे x1 y1 दिया हो, x2 y2 दिया हो बेटा, और x3 y3 दिया हो, और इससे त्रिभुज बनता है। इस 3 बिंदुओं से, अगर इस 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, ये 1 1 1। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इससे क्या बन रहा है हमारा? क्षेत्रफल। ये एरिया निकालेंगे। अगर बेटा ये कोलिनियर अर्थात संरेखी होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। संरेखी अर्थात कोलिनियर के लिए बेटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो आगे चलते हैं और आगे की कहानी आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं उपसारणिक के बारे में बात करूं, तो उपसारणिक जिसको हम लोग माइनर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग उपसारणिक को माइनर बोलते हैं। बहुत सब डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। माइनर क्या होता है बेटा? इसको एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर मुझे एम आई जे चाहिए बेटा तो मैं आई वाले रो और जे वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा, जो बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट माइनर होता है। ये लिखा हुआ है, किसी भी अवयव का उपसारणिक अवयव की उस पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त जिस पंक्ति का स्तंभ, वही बेटा उपसारणिक हो जाता है। इसके आगे लेकर चलूं बेटा, शाखंड कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है बेटा? वो जिस अवयव का चाहिए, जैसे आई जे का चाहिए तो -1 की पावर आई प्लस जे, और ये एम आई जे। क्लियर है बेटा इसका फार्मूला? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे चले बेटा, शाखंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। किसी भी अवयव में अवयवों के स्थान पर शाखंडों को रख दो तो बेटा वो उसका मैट्रिक्स बन जाता है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो उसके कोफैक्टर से बने हुए अवयव का परिवर्त होता है। किससे बने हुए? कोफैक्टर से बने हुए अवयव का क्या हो जाता है? परिवर्त हो जाता है। इसके साथ आपको कुछ चीजें और जाननी जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स अर्थात अव्युत्क्रमणी कहते हैं। व्युत्क्रमणी में क्या हो जाता है
बेटा ये क्या हो, मान्य शून्य नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके आगे इनवर्स मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आप सभी को याद होना चाहिए। क्लियर है, आई होगा। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आई का मल्टीप्लाई किसी पे भी कर दूं तो उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे चले हम लोग। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद कर लो, वो ये है बेटा कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा अगर मुझे किसी का डिटर्मिनेंट का फार्मूला निकालना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा, अब हम लोग अगली कहानी पे, जो कि हमारी अगली कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। महत्वपूर्ण प्रयोग है वर्ग आव्यूह के लिए। ए में अगर एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लो। ए तथा बी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ए बी और बी ए में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, ए बी और बी ए भी। बेटा ये अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सेम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी मैंने ये फार्मूला आपको लिखाया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगली कहानी बेटा हमारी किसकी, संतत तथा अवकलनीयता की। बेटा संतत तथा अवकलनीयता पे कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं बेटा, हमें अगर किसी का सी बिंदु पर निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। इसके सी पर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, एच टेंजिंग टू 0 और एफ ऑफ सी माइनस एच, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी राइट हैंड लिमिट एच टेंजिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच और बेटा एफ ऑफ सी। अगर ये तीनों बराबर हैं बेटा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, संतत है। अगर इनमें से बेटा कोई एक भी बराबर नहीं है, मान लो शुरू के दो बराबर नहीं है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, शुरू के दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो भी बेटा हम कह देंगे वो संतत नहीं है। क्लियर है बेटा, संतत नहीं होने के बाद बेटा हम लोग आगे की कहानी को बढ़ाते हैं, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर f और g दोनों संतत हैं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं f और g दोनों संतत हैं c पर, तो बेटा इनका योग भी संतत होगा, इनका माइनस भी संतत होगा, इनका गुणा भी संतत होगा, इनका डिवाइड भी संतत होगा, अगर नीचे वाला वो 0 के बराबर ना हो। समझ गए, अगर नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा तो डिवाइड भी संतत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा, अगर इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई तो अब अवकलज पे चलते हैं। बेटा अवकलज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो अवकलज लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है। अगर किसी का अवकलज एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड अवकलज राइट हैंड अवकलज का बराबर होना बहुत जरूरी है। इसका फार्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूं, क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंजिंग टू 0 f ऑफ c। अगर मुझे c पर चेक करना है तो सीधी सी बात है, मुझे c माइनस h पे चर्चा करनी होगी, c माइनस h। ठीक है, यहां पर c माइनस h माइनस f ऑफ c अपान पर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस h। इतनी सी बात सभी को क्लियर है। और अगर मैं राइट हैंड पे चर्चा कर रहा हूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड पर h आ जाएगा। और इन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बराबर नहीं है तो लिमिट सॉरी फॉर माय मिस्टेक, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो उसका अवकलनीयता अर्थात अवकलज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका अवकलज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि मॉड x का अवकलज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अवकलनीय नहीं है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आगे चलते हैं बेटा अगली कहानी की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट कहानी क्या है बेटा, इसके बाद इसके कुछ फार्मूले हैं बेटा, उन फार्मूलों पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो कुछ छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से फार्मूले हैं, जैसे कि बेटा x की पावर n हो जाए तो क्या होता है, x की पावर n-1 होता है। अगर यहां पर नियतांक आ जाए मतलब कांस्टेंट आ जाए तो क्या होता है बेटा, नियतांक के लिए 0 हो जाता है बेटा। इसके बाद अगर यहां पे sin x हो जाए तो sin x का क्या होता है, cos x हो जाता है बेटा। अगर यहां पर cos x हो जाए तो उसका बेटा माइनस sin x हो जाता है। अगर यहां पर बेटा e की पावर x हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर a की पावर x आ जाए तो उसका क्या होता है बेटा, a की पावर x डॉट लॉग a। बेटा ऐसे इसके बहुत से फार्मूले हैं जिसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, जल्दी से देख लें। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम लोग, कहां पर बेटा,
ये देखिए यहां पर देखिए कुछ हमने लगाए हुए हैं त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज, जैसे साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का भी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस है। ये बेटा मैंने कुछ के डेरिवेटिव्स लगा चुके हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। आगे चलते हैं बेटा और हम बात करते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ बेटा इम्प्लिसिटी फंक्शन। एक ऐसे फंक्शन बेटा जो अस्पष्ट होते हैं, तो उन पर चेन रूल लगा के हम लोग उसको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे dy/dx निकालते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली हमें तीन चीजें पढ़नी है। परिवर्तन की दर जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं, परिवर्तन की दर जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। दूसरा बेटा इसका वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान पढ़ना है बेटा। तीसरा बेटा इसका तीसरा इसका क्या है बेटा, तीसरा इसका उच्चतम मान तथा निम्नतम मान, उच्चतम तथा निम्नतम पे चर्चा करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम तथा निम्नतम पे चर्चा। ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम पे चर्चा करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा अवकलज के अनुप्रयोग। परिवर्तन की दर पे बेटा हमें कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एरिया निकालना होगा, d/dx पर चर्चा करनी होगी। वर्धमान ह्रासमान में बेटा अगर ये dy/dx अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा या ग्रेटर है तो ये वर्धमान की श्रेणी में आता है। अगर बेटा ये छोटा हो जाए 0 से तो ये ह्रासमान की श्रेणी में आता है बेटा। और अगर मैं आपको बताऊं dy/dx 0 से बड़ा हो बेटा तो इसको निरंतर वर्धमान कहते हैं, निरंतर वर्धमान कहते हैं। और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर लेस देन हो तो इसको निरंतर ह्रासमान कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सी बात है। आगे चलते हैं बेटा इसकी कुछ कहानियों पर। तो राशि के परिवर्तन की दर पर दर कहते हैं बेटा dx, अगर हम ले लेते हैं, अगर fx दिया है तो dy, जैसे वर्धमान ह्रासमान बेटा अगर इसको हम देखें तो ये बेटा वर्धमान है। देखो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये वर्धमान है, क्योंकि बेटा इसका जो dy/dx है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्लियर है। इसके नीचे आ जाओ बेटा, तो ये क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। देखो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहां पे dy/dx ग्रेटर देन 0 है, तो निरंतर वर्धमान है ये बेटा। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ह्रासमान, देखो बेटा ये पहले घटा फिर कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया बेटा, ये ह्रासमान हो गया, क्योंकि 0 से बराबर है, एक जगह कोई चेंज नहीं हो रहा। ये बेटा निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि dy/dx लगातार लेस देन 0 है। अब इस पर इंपॉर्टेंट मैं बात करूं बेटा, अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर fx आ जाए, मुझे इसको चेक करना है ये वर्धमान है या ह्रासमान, तो हमें क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 1 ले लेना है। स्टेप 1 कहता है इसका अवकलन कर देंगे बेटा। इसका अवकलन करने के बाद स्टेप 2 क्या कहता है, इसका अवकलन करने के बाद स्टेप 2 कहता है इसको 0 दिखा दो, f' को 0 दिखा दो। तो बेटा यहां पर x की वैल्यू c1 c2 आ जाएगी, मतलब एक या दो वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 3 कहता है बेटा कि इसको संख्या रेखा पे दिखा दो, c1 और c2, यहां पे -इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी। फिर बेटा अगर इसके बीच में आप ध्यान, जैसे ये c1 है, ये यहां पर अगर यहां पर बेटा इसकी वैल्यू f', अगर ये बेटा f' का चिन्ह, अगर बेटा f' का चिन्ह पॉजिटिव आ गया तो यहां पर ये क्या है, वर्धमान है। और अगर बेटा निगेटिव आ गया तो इस अंतराल में ये क्या है, ह्रासमान है। क्लियर है बेटा, पॉजिटिव आ गया वर्धमान है। क्लियर है बेटा, अंतराल कौन कौन से होंगे, -इंफिनिटी से c1 बनेगा, क्लियर है, और कौन बनेगा, c1 से c2, ये तो आपको पता है, इस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा बेटा। और फिर से कह रहा हूं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं बेटा, 7 दिन आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 7 दिन में बेटा मैं आपका सब कुछ क्लियर कर दूंगा, याद रखना इस बात को। क्लियर है बेटा, आगे चले, वर्धमान ह्रासमान की चर्चा है ये। उच्चतम तथा निम्नतम की मैं बात कर लूं बेटा, तो उच्चतम तथा निम्नतम मान पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीकों पे मैं आपसे चर्चा कर ले रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम पे अगर मैं चर्चा करूं बेटा, इसका एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, प्रथम कोटि अवकलज विधि, पता प्रथम कोटि अवकलज विधि। एक होता है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज विधि टेस्ट होता है। ध्यान समझना बेटा, यहां पर हमें 4 चीजें निकालनी होती हैं। एक बेटा उच्चतम मान पूछ लेगा, उच्चतम या निम्नतम मान पूछ लेगा, निम्नतम मान, इन दो में से कोई एक चीज पूछ लेगा, या बेटा आपसे पूछ लेगा उच्चतम या निम्नतम बिंदु। क्लियर है बेटा, निम्नतम बिंदु। बेटा इसको कैसे निकालते हैं,
कैसे सॉल्व करते हैं, इन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा आप सभी को, क्योंकि मैंने ठाना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करानी है। तो इसके लिए बेटा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप इंस्टाग्राम पे सुमित सर विद्याकुल सर्च करके मुझे फॉलो कर ले और अपने मैसेज के थ्रू मुझे अपनी अपडेट दे देंगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको डिटेल से रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूं बेटा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की गारंटी में मैंने कहा था कि मैं 100 में 100 दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और बेटा 100% इस बार 100 में 100 आपको दिलाने वाला हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी एकदम उतर चुका हूं मार्केट में। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहे, मजे करते रहे बेटा जी, और मैथ्स में 100 में 100 का जो वादा है वो पूरा करेंगे। इससे पहले भी पूरा किया है, अभी भी पूरा करूंगा। आप ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हुआ हूं, ये देखिए, एक मिनट, वही, चलो बेटा आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा इसको रोकते हैं यहाँ पे, ये 1 सेकंड का मुझे वक्त दे दो आप लोग, बस ये थोड़ा सा स्लाइड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बेटा 1 मिनट, ये स्लाइड, इसके बाद बेटा मैं अगर आप सभी से चर्चा करूं, ये स्लाइड थोड़ी सी रुक जाए, ये बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा इसमें स्लाइड्स हैं बेटा, थोड़ी सी ये स्लाइड अगर यहाँ पे रुक जाती है तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस आई होप कि ये स्लाइड यहाँ पे रुक गई है। बेटा बस 1 मिनट का समय लूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, उसके बाद हम लोग तो रोकेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। चलो इसको एक नया तरीका यूज करते हैं, क्योंकि इस तरीके पे हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग एक नए तरीके की तरफ चल रहे हैं। कुछ तो उल्टा हो रहा है, 1 मिनट। और दूसरी बात बेटा, इस बार 100 में 100 का वादा है, 100 में 100 दिलाएंगे, मैंने आप सभी से कहा था। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बेटा मैं 25, 26, 27, 28 और 1, 2 और बेटा 3 की सुबह तक आप सभी के साथ लगा रहूंगा। कैसे प्रोसेस होंगे एग्जाम के, क्या कैसा होगा बेटा, तो जितना पढ़ाऊंगा उतना ही एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का भी एग्जाम का बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि बेटा मैंने जो आपसे वादा किया था उस वादे को निभाने का समय आ चुका है। तो सभी लोग बेटा जी तैयार रहिएगा, और मैं एक बार आपको वो टाइम टेबल दिखाना चाहता हूँ। हालांकि थोड़ा सा वो टाइम टेबल पीछे है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत पड़ रही है। बस 1 मिनट का समय लूंगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा। अप्रॉक्सीमेट हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके मन में घबराहट होगी, उलझन भी होगी, डर भी होगा, लेकिन ना तो डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। मैथ्स के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो परेशान मत होना। सुमित सर ने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, इस बार मैथ्स में 100 में 100 का वादा था, 100 में 100 दिलाएंगे बेटा। इससे पहले भी 100 में 100 दिलाया है, इस बार भी आपको 100 में 100 हम दिलाने वाले हैं। क्लियर है? अभी आवाज आ रही है मेरी? सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं बेटा? ये रहा वो रिवीजन। 25 को बेटा हम लोग फर्स्ट बुक का जो फार्मूला आज मैं आपको दे ही दिया हूं। सुबह 6 बजे से बेटा ये सारी चीजें शुरू होंगी, 6 बजे, फिर 12 बजे, शाम 6 बजे। स्क्रीनशॉट लेके इसको शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, इंस्टाग्राम पे सुमित सर विद्याकुल टैग कर देना, हर जगह फैला देना, मैथ्स आर्मी को तैयार कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।